देन नंबर 4 इज़ ओवरसीज़ एसेट। अगेन अ पॉइंट जो कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है। ओवरसीज़ एसेट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान अराउंड, एक चीज़ पहले मैं कन्फ्यूजन दूर करूँ इससे पहले कि मैं एसेट्स की बात करूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो लोग अपने मुल्क को छोड़ के बाहर नौकरियों के लिए चले जाते हैं ना, वो भगौड़े हैं, वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन्हिसार उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे करता है। आप लोगों ने वो टेलीथॉन वगैरह देखी है, आप लोगों को फ़ॉरेन फंडिंग देखी है, आप लोगों ने अब जाके रियलाइज़ किया है कि वो फ़ॉरेन फंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मैन पावर एक सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड एज द 5th लार्जेस्ट कंट्री जो अपनी मैन पावर से अर्निंग्स करती है, एक्सपोर्टेड मैन पावर से अर्निंग्स करती है, 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो पाकिस्तान का 30 बिलियन यूएस डॉलर इन रेवेन्यू आता है हर साल। अराउंड 30 बिलियन रेवेन्यू हर साल आता है फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानी थ्रू रेमिटेंस। वो पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे, वो अपने घर वालों को दे रहे हैं। बट उसके ज़रिए हो क्या रहा है, उन्होंने सैलरी कमाई, उन्होंने पाकिस्तान भेजी, वो सारी आती है डॉलर के अंदर। अब पाकिस्तान को जिस वक्त वो इम्पोर्टेड तेल, इम्पोर्टेड गुड्स के लिए जिस वक्त वो पे करना पड़ता है ना, तो उन्हें पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू डी वैल्यू नहीं हो रहा। वो उनके पास वो डॉलर होते हैं जो कि पाकिस्तानी ने भेजे हैं, वो उन डॉलर से पे कर पाते हैं। तो पाकिस्तान का वैल्यू, पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होती। तो डॉलर आते हैं इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, दो ही तरीके हैं, या आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लें या आप अपने ओवरसीज़ से पाकिस्तानी से डॉलर इन करवा लें। सबसे ज़्यादा इसके अंदर आती हैं रेमिटेंसेस सऊदी अरेबिया से, सेकंड नंबर पे यूएई से, थर्ड पे फिर आपका यूके आता है और फिर फोर्थ पे यूएस आता है। सबसे ज़्यादा आपका मिडल ईस्ट रीजन है जहाँ से आपका पाकिस्तानी मेहनत करके पैसा वापस भेजता है। तो अगर आपको लगे कि यार ये को पैसा कमाने गया हुआ है, हाँ वो पैसा कमा रहा है, लेकिन उसमें मुल्क का फ़ायदा है। किसी को शौक़ नहीं है इधर सऊदी अरेबिया के अंदर या कुवैत के अंदर धूप के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वो अगर ऑयल फील्ड्स के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं हाई टेम्परेचर के अंदर, तो ये किसी का शौक़ नहीं है। वो मेहनत कर रहे हैं और वो सारा पैसा पाकिस्तान को जाता है। अब ये आपकी खारजा पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटेट कैसे करना है। और इन्हीं पाकिस्तानीज़ को अगर आप वोटिंग का राइट नहीं दे पा रहे, देन इट्स अ फेलियर फॉर द गवर्नमेंट। अगर हर पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, हर पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बेसिक वोटिंग का राइट है, बाकी राइट्स तो बाद की बात है, वोटिंग का राइट दिया जाएगा। उसके लिए कोशिश कौन कर रहा है? मैंने तो सिर्फ एक पार्टी को देखा है जो कोशिश कर रहा है, जो इम्प्लीमेंट करना चाहता है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन के कोई नहीं, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हाँ हाँ हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है। बिल्कुल है, आपके लिखा हुआ है मैनिफेस्टो के अंदर, लेकिन आप कर क्या रहे हैं उसके लिए? कुछ नहीं कर रहे। तो वोटिंग के राइट के अलावा अगेन उनकी फैसिलिटेशन के लिए वो आप उसको कैसे फैसिलिटेट ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कर रहे हैं? मैंने तो इसके अलावा कुछ नहीं देखा। फिर सेकंड चीज़ इसके अंदर आती है कि ओवरसीज़ आपका एसेट को आपने पाकिस्तान को कैसे फैसिलिटेट करना है, ओवरसीज़ के ब्रेन पावर को आपने कैसे यूज़ करना है। उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। अगेन हिस्ट्री से हमें क्या लर्न करना चाहिए। पाकिस्तान के क़याम के वक्त वापस जाते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, उन्होंने क्या किया था, लेट्स लर्न। हम कहते हैं कि बड़े लीडर थे वो, उन्होंने क्या किया था। लेट मी गिव सम एग्जांपल्स। रफ़ी मोहम्मद चौधरी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे यूके के अंदर। पाकिस्तान के क़याम के बाद कायद आज़म ने उनको ख़त लिखा कि आप पाकिस्तान वापस आएँ, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान। तो इवन दो वो पीपीपी वाले भुट्टो के नाम पे लगाते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, नवाज शरीफ अपने नाम पे ले लेता है, हर कोई अपने नाम पे लेता है कि नहीं मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम लेके आया। सारे छोड़ दो, कायद आज़म सबसे पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम लेके आए थे जिस वक्त उन्होंने रफ़ी मोहम्मद चौधरी को ख़त लिख के, और आपको ये ज़हन में रहे जवाहरलाल नेहरू इन्हीं मुसलमान फिजिसिस्ट को इंडिया के लिए लेना चाहता था, लेकिन कायद आज़म ने परसिस्ट किया, बार बार उनको बुलाया, और उन कायद आज़म के लेटर्स के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि ही डज़न्ट वांट टू गो टू इंडिया, ही विल प्रेफर टू कम बैक टू पाकिस्तान। नॉट कम बैक, उस वक्त
ने ये कंट्री स्प्लिट हुआ था। तो नाउ दोज हु वर ओवरसीज दे हैड ऑप्शन कि अच्छा हमें वापस किस कंट्री में जाना है। सो ही ऑप्टेड टू कम बैक टू पाकिस्तान। इनके नाम के ऊपर आज भी GCU के अंदर एक लैब आपकी वहाँ पे अभी भी है। बहुत सारे लोग रियलाइज़ नहीं करते कि ये RM चौधरी करके कौन सी लैब है। वो RM चौधरी, ये रफ़ी मोहम्मद चौधरी ही हैं जो पाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इन्हीं की स्टडीज़, इन्हीं के स्टूडेंट्स ने आगे चल के उन्हीं में से अब्दुल कदीर ख़ान और मैनी अदर्स निकले जिन्होंने पाकिस्तान का फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन बनाया था। तो कायदे आज़म ने इस ओवरसीज़ टैलेंट को यूज़ किया था। फिर आपका लियाकत अली ख़ान ने और किसको लिया? ज़ियाउद्दीन अहमद को। ज़ियाउद्दीन अहमद क्या थे? उनको हायर किया फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? ही वॉज अ मैथमेटिशियन, he was a philosopher, he was a political theorist, he was an educationist and scholar at Aligarh movement, he was the principal at MAO college। ये क्रेडेंशियल्स हैं इस बंदे के, ज़ियाउद्दीन अहमद, जिसको हायर किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करने के लिए। हमारे कौन एजुकेशन पॉलिसी या हेल्थ पॉलिसी या कौन बना रहा होता है आजकल? ये 4 बंदे मोहल्ले के ज़्यादा इकट्ठे कर लेता है। मैं भी बिरयानी की देग लगाऊं तो वो 10 बंदे मैं भी इकट्ठे कर लूँगा। उसके ऊपर डिसाइड होता है कि MNA कौन बन सकता है, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि मिनिस्टर कौन बनेगा एजुकेशन का। ये आपके क्रेडेंशियल्स नहीं है, आपके क्रेडेंशियल्स बेस्ड ऑन मेरिट के होने चाहिए। सिर्फ एक पार्टी है जो बात करती है कि मेरिट की बेस पे कौन बन सकता है, आगे पोजीशंस किसको देनी है हमने मेरिट की बेस के ऊपर, नॉट बेस्ड ऑन कि हमारी पार्टी में कौन अवेलेबल है। इवन दो एक्चुअल एप्लीकेशन मैं कहता हूँ कि नहीं हो रही, लेकिन पहले आप अपनी एम ठीक रखो कि आपका एम क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको उस एम, उस मैनिफेस्टो के अगेंस्ट पब्लिक को जज करना चाहिए कि आपने क्या वादे पूरे किए कि नहीं। तो उसके अंदर सारी पार्टीज फेल हो जाएंगी। तो आपका एम ठीक करो कि मेरिट की बेस पे दो। ये आप क्रेडेंशियल्स देखो, बंदे के क्या क्रेडेंशियल्स हैं। लियाकत अली ख़ान किस बंदे को लेके आ रहे हैं अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, और हम किन बंदों को लेके आ रहे हैं। देन उन्होंने और किन बंदों को बुलाया? सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी ऑर्गेनिक केमिस्ट थे, उनको पाकिस्तान की उन्होंने सिटीज़नशिप ऑफ़र की, उनको वापस लेके आए और उन्होंने आके इधर केमिस्ट्री की एजुकेशन भी दी। ही वॉज एन ऑर्गेनिक केमिस्ट। रियाजुद्दीन सिद्दीकी को लेके आए, ही वॉज अ पाकिस्तानी बॉर्न, इंडियन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उनको वापस लेके आए। अगेन इधर आके इंस्टीट्यूट के अंदर भी पढ़ाया उन्होंने। ही डेवलप डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डेवलप करने का काम उनके पास था, रियाजुद्दीन सिद्दीकी के पास, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। तो आपका ये ओवरसीज़ टैलेंट जो बिखरा पड़ा था, कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान तो इस चक्कर में लगे हुए थे कि इस टैलेंट को लेके आओ वापस पाकिस्तान के अंदर। लेटर्स लिख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनके नज़दीक ये ज़ाया टैलेंट नहीं था, उन्होंने कदर की थी कि ये हमारे पाकिस्तान की पावर है, लेट्स ब्रिंग दीज गाइज इन। उनकी कदर थी। हमारे इधर कदर अब कौन कर रहा है? आपका जो टैलेंट जा रहा है जा रहा है, आपका ब्रेन पावर ड्रेन हो रही है, ठीक है। सिर्फ ओनली इंटरेस्ट क्या रह गया? ठीक है, रेमिटेंस आती रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो एक टाइम आएगा वो रेमिटेंस भी आना बंद हो जाएगी, वो वहीं की सिटीज़नशिप लेके वहीं पे बाहर ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, तो आपकी रेमिटेंस भी आना बंद हो जाएगी। उसकी फैमिली टाइज़ ख़त्म हो जाएंगी तो रेमिटेंस भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें वो फैमिली टाइज़ वापस लेके आनी है। आपकी फैमिली जिस वक्त रहेगी पाकिस्तान में तो आपकी रेमिटेंस भी आती रहेगी, आपकी इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, इन्वेस्टमेंट भी वापस आती रहेगी। तो इस पॉलिसी के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि वो कैसे हमें इंक्रीज़ करनी है। दैट्स पार्ट ऑफ योर खारजा पॉलिसी। और उसके लिए आपको अगेन मेरिट की बात करें तो उसकी बेस के ऊपर आपको अपने जो वज़ीर खारजा डिफरेंट आपके इधर कंट्रीज़ के अंदर आप भेजते हैं अपने मिनिस्टर्स, वो उसकी बेस पे सिलेक्ट करने चाहिए कि वो आप किस कंट्री के लिए। यहाँ पे तो चाचे मामे हो रहे होते हैं कि अच्छा यार नॉर्वे के अंदर मेरा चाचे का बेटा है वो लगवा दो, मेरा अमेरिका में मेरे मामे का बेटा लगवा दो। इसकी बेस पे नहीं होना चाहिए, मेरिट की बेस पे कि वहाँ पे वो
अपनी पाकिस्तान की ट्रेड एक्सपोर्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं, ओवरसीज़ वालों के लिए क्या कर सकते हैं, वो किस तरह उस टैलेंट को जज कर रहे हैं जो कि बाहर बैठा हुआ है, एंड विच वन आर केपेबल टू ब्रिंग देम बैक इन, विच वंस आर रेडी टू एक्चुअली बी ब्रॉट बैक इन, जो कि पाकिस्तान में आके कुछ इस्टेब्लिश अप कर सकते हैं। उसको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे। ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया था इन लोगों को, देन दे केम बैक। तो हमारी खारजा पॉलिसी में ऐसी चीज़ ही कोई नहीं है, किसी भी पार्टी के किसी मैनिफेस्टो में कोई चीज़ नहीं है। दैट नीड्स टू बी डन।